डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ एग्ज़ाम ऐसी हैं जिनमें साइंस के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आर्मी है, जैसे एसआई है, जैसे रेलवे है। ठीक है, इनमें बहुत सारे प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ये मेरे को पता है। फिर भी एक तरह से रिवीजन क्लास के रूप में आप इस मेरी क्लास को सुने। अगर आपको लगे कि वास्तव में बहुत बढ़िया प्रश्न सर ने बताए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिटमस पत्थर जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस से प्राप्त होते हैं। लिटमस पत्थर जो है किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को मापने का काम करते हैं, पहचान करने का काम करते हैं। तो लिटमस पत्थर, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त होते हैं। किस प्रकार के पादप समूह है? एक लाइकेन, जिसमें शैवाल व कवक आपस में मिलकर बनते हैं। तो शैवाल प्लस कवक ये मिलकर के क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। इनका जो सहजीवन है, साथ साथ जिंदा रहने का जो प्रक्रिया है, वह लाइकेन कहलाती है। तो जो लिटमस पत्थर जो हैं किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से बनाए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का हो सकता है। अगर लाइकेन हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप थैलोफाइटा भी अगर ऑप्शन में मिले तो थैलोफाइटा समूह का ये पादप है। किसका है? थैलोफाइटा समूह का ये पादप है। तो यह एक पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पीएच स्केल। दूसरा है किसी विलयन की अम्लीयता, कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इसका मापन जिस स्केल के द्वारा किया जाता है उसको पीएच स्केल कहते हैं। प्रश्न क्या बनता है? पीएच स्केल में पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पुषांश और पुषांश का मतलब है शक्ति। ये ध्यान में रखना, पी का मतलब क्या है? पुषांश है और पुषांश का तात्पर्य क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अम्लीय वर्षा के जल का तापमान कितना होता है? जल का पीएच कितना होता है जब भी अम्लीय वर्षा हो? देखिए अम्लीय वर्षा, देखो ये अम्लीय वर्षा है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनसे संबंधित, फिर भी मैं सीधे प्रश्न बता रहा हूँ। आप लोगों ने अगर पढ़ा है, अम्लीय वर्षा है, कहीं पर अम्लीय वर्षा हो रही है, उसके जल का पीएच कितना होता है? या जब भी कोई वर्षा हो उसको अम्लीय वर्षा कब कहेंगे? जब इसके पीएच का मान कितना हो जाए। तो आप ध्यान में रखेंगे अम्लीय वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, ये पूछ लेते हैं प्रश्न। अगर आप लोगों ने पढ़े हैं, बहुत अच्छी गाइड पढ़ी होंगी, क्या ये प्रश्न थे उसमें, तो आप बताएंगे 5.6 से कम। 5.6 से कम अगर किसी जल का पीएच है, किसी वर्षा जल का पीएच है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। 3 प्रश्न आप लोगों को मैंने बताए हैं। फिर आप लोगों से एक और प्रश्न इसमें से निकल करके आ जाता है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है भाई? नाइट्रिक अम्ल के कारण, HNO3 नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, और दूसरा कौन सा है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये किसके कारण होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में मिल जाते हैं और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है? अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण ये दोनों एसिड्स हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंस के प्रश्न मैं बता रहा हूँ। और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल, सल्फ्यूरिक कौन से ग्रह पर पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल कौन से ग्रह पर पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह पर। कौन से ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। ये 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए हैं अभी। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखा आपने कि लिटमस पत्थर किससे प्राप्त होते हैं? लाइकेन से। पीएच स्केल में पी का तात्पर्य क्या है? पी पुषांश और पुषांश का तात्पर्य है शक्ति। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? 5.6 से कम। ध्यान में रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल कहाँ पर पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, केमिस्ट्री के प्रश्न है, बहुत सारा अथाह सागर है, साइंस भी, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि से मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग रिवीजन क्लास के रूप में इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
जो भी डंक शब्द आए, चाहे चींटी का हो चाहे मधुमक्खी का हो, चींटी का डंक, चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसे दर्द किसके कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी खाए मेथी, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई चींटी के डंक में, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर बता देना भाई, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर भी खट्टे होते हैं ना, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। रिवीजन करते रहें, आगे बढ़ते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नेक्स्ट, सर्वाधिक पीएच किसका होता है, प्रश्न आ गया निम्नलिखित में से सर्वाधिक पीएच किसका होता है, सर्वाधिक पीएच मान, पीएच, प्रश्न क्या बोल दिया मैंने, सर्वाधिक पीएच किसका होता है। तो सर्वाधिक पीएच जो होता है जनरली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है। ये भी याद रखना साथ साथ में कि प्रबल क्षार का उदाहरण कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो और एक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो KOH भी प्रबल क्षार है। ठीक है, दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो किसको सिलेक्ट करेंगे, प्रबल क्षार, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, तो KOH को। तो ये दोनों सर्वाधिक, इन दोनों का सर्वाधिक पीएच मान होता है, कितना होता है भाई, 14। कितना होता है, 14 होता है, 14। पीएच स्केल में कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होती हैं। ठीक है, अगर पीएच मान 0 होता है तो वह विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, ना तो अम्लीय ना क्षारीय। ठीक है, पीएच 0 होता है तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, बहुत अधिक, अत्यधिक अम्लीय। लेकिन अगर पीएच बराबर 7 है तो वह कैसा होता है, उदासीन। और 7 से अगर पीएच अधिक है, 7 से अधिक, तो वो होते हैं क्षारीय। वो क्या होता है, क्षारीय। तो सर्वाधिक क्षारीय किसका होता है, 7 से 14 तक होता है पीएच वैल्यू, ये ध्यान में रखना। तो वह 14 जिसका पीएच है वह अधिक क्षारीय होगा, और जिसका पीएच 0 है वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ होगा। तो छोटी सी बात ये भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, जठर रस का पीएच कितना होता है। जठर रस जानते हो, अमाशय यानी कि हमारे पेट में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपको पता हो, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है कितने नंबर का, 7वें 8वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है, 1 करोड़ का प्रश्न है। जठर रस का पीएच कितना होता है। पेट में अग्नि लग रही है, पेट में लगी आग, बुझाऊं कैसे। पेट में अगर आग लगी है उसको बुझाने के लिए आपको कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि पेट में जो आग लगती है, जो जलन होती है ना, वह किसके कारण होती है, एक अम्ल के कारण होती है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न बनता है, पेट में या अमाशय में या जठर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सूत्र अगर दिया जाए तो HCl आप पे टिक लगा देना, और शब्द लिखे हों तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे टिक लगा देना। जठर रस का पीएच कितना मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 1.2, मतलब बहुत अधिक अम्लीय होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी अम्लता किसके कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। और जठर रस का पीएच कितना होता है भाई लोगों, 1.2। कितना होता है, 1.2। नेक्स्ट देखिए, पेट की अम्लता, पेट अमाशय में जलन हो गई, अम्लता हो गई या एसिडिटी हो गई, तो कई बार ऐड आता ना टीवी में, एसिडिटी ऑन इनो ऑन एसिडिटी गॉन। इनो साल्ट जो होते हैं वो एसिडिटी को दूर करते हैं, और एसिडिटी को दूर करने वाले पदार्थ कहलाते हैं एंटासिड। एसिडिटी आप लोगों से पूछ ले, एसिडिटी कहाँ पर होती है, पहली बात तो एसिडिटी होती है अमाशय में। कहाँ पर होती है, अमाशय में। अमाशय नहीं हो तो आप जठर लिख सकते हैं, जठर में। जठर नहीं हो तो आप लिख सकते हैं पेट में। और ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिटी होती है अमाशय में। किसके कारण होती है, मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण।
क्यों पीएच मान कितना होता है 1.2, बहुत प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए आमाशय की दीवारों को जलाता है और उससे अपने को जलन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी को दूर करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटासिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटासिड। एंटासिड, एसिडिटी को दूर करने वाले पदार्थ एंटासिड होते हैं। और एंटासिड क्या होते हैं भाई, दुर्बल क्षार। एंटासिड के रूप में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, दुर्बल क्षारों का उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग किया जाता है, दुर्बल क्षारों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्षार जो होते हैं एसिड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं और उदासीन कर देते हैं। इसलिए एसिडिटी को दूर करने में जो क्रिया होती है वह होती है उदासीनीकरण की क्रिया। कौन से पदार्थ काम में लिया जाता है, एंटासिड। एंटासिड के रूप में कौन से पदार्थों को, दुर्बल क्षारों को काम में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा जाता है कई बार। नंबर 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है और हो सकता है आपकी एग्जाम में पूछ ले इसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, क्या सूत्र है, क्या रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम बता देता हूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखना इन प्रश्नों को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, और अगर इसको देखें इसकी प्रकृति क्या है, तो ये एक दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल क्षार। और इसका सूत्र क्या है, ऑप्शन में मिले तो MgOH होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र है। किस रूप में काम में लेते हैं इसको, क्या दवा के रूप में काम में लेते हैं, एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड का मतलब एसिडिटी दूर करने में, एसिडिटी दूर करने में या पेट की अम्लता को दूर करने में कौन से पदार्थों को काम में लिया जाता है, एंटासिड। और एंटासिड पदार्थ में एक एग्जांपल मैंने बताया था, इनोसाल्ट्स वगैरह होते हैं, डाइजीन वगैरह जो होती हैं वो एंटासिड, और एंटासिड नाम से भी दवाइयाँ आती हैं, वो एसिडिटी दूर करने वाली दवाइयाँ हैं। लेकिन एक और शब्द काम में लेता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस काम में आता है, तो आप बताएंगे एसिडिटी को दूर करने में। आगे बात समझ में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। 10% आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इधर प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखिए प्रश्न क्या पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल आपको सेलेक्ट करना पड़े, पूछ लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न तो हैं ही, क्योंकि प्रश्न तो बनते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल आपको अगर सेलेक्ट करना पड़े तो या तो HCl को सिलेक्ट कर लेना या फिर H2SO4 को सिलेक्ट कर लेना। ये दोनों ही क्या है, प्रबल अम्ल हैं। दोनों में से एक आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर दोनों मिलें तो A व B दोनों ये क्या है, प्रबल अम्ल हैं। फिर आप लोगों से पूछ ले कि दुर्बल अम्लों के उदाहरण बताइए। दुर्बल अम्ल जो होते हैं उनके उदाहरण क्या हैं, दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये है क्या है, दुर्बल अम्ल है। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कौन सा अम्ल कहेंगे भाई, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। फिर पूछ ले नेक्स्ट प्रश्न, ये 11वां नंबर का, 12वें नंबर का, 13वें नंबर का, तो भाई प्रबल क्षार का उदाहरण है। प्रबल क्षार, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है। तो एग्जाम्पल देखिए आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में कोई भी ऑप्शन में हो तो वह प्रबल क्षार होगा। अगर दोनों हो तो उपरोक्त A व B दोनों लिखेंगे, प्रबल क्षार हैं। फिर आप लोगों से पूछ ले दुर्बल क्षार, 14वें नंबर का प्रश्न, दुर्बल क्षार का उदाहरण बताइए। तो दुर्बल क्षार कौन से हैं भाई, दुर्बल क्षार है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया ना मैंने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये भी क्या है, एक दुर्बल क्षार का उदाहरण है। तो आप ध्यान में रखें, इनमें से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 14% आप लोगों ने अभी तक रीड कर लिए हैं। नेक्स्ट है
बहुत बढ़िया प्रश्न है, 14 नंबर 15 नंबर का प्रश्न है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, कैसी होती है, वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। कौन से ऑक्साइड? अधात्विक ऑक्साइड। ध्यान से देख लेना, मैं बता रहा हूं यहां संभावना है प्रश्न पूछे जाने की। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ऑप्शन में आएगा अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उदासीन। इस पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान में रखेंगे अधात्विक, ए है स्टार्टिंग में, तो अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार से होती है? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं भाई? क्षारीय प्रकृति के। ये ध्यान में रखना, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय। बढ़िया प्रश्न है, आपको जनरल आपकी बुक्स हैं उसमें नहीं मिलेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ये ध्यान में रखना। फिर अम्ल किसे कहेंगे? प्रश्न पूछ लेते हैं। अम्ल वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीले करते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ऐसे कोई ऑप्शन आएंगे तो आप क्या बताएंगे? अम्ल है तो अनील याद रखना, अम्ल है, खट्टे होते हैं अम्ल, लेकिन फिर भी अगर लिटमस पत्र के हिसाब से पूछे आप लोगों से तो अम्ल अनील, अनील याद करना। मतलब ऐसे अम्ल नी से नीले लिटमस को ले से लाल करते हैं। मतलब अम्ल जो होते हैं क्या करते हैं भाई? नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, ये ध्यान में रखना। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, ये हो जाएगा। अम्ल ऊपर लिख दिया मैंने, नीला लाल, और क्षार नीचे लिख दिया। इसका मतलब नीले लिटमस को लाल करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं और लाल लिटमस को नीला करने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं। इतने प्रश्न आप लोगों को याद हो गए तो नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 19वें नंबर का कि दंत क्षय, दांतों को क्या होता है? देखिए पहले तो आप एक शब्द लिखा हूं मैंने, दंत क्षय। ये प्रश्न आपको कहीं कॉम्पिटिटिव गाइड में नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछे जाते हैं। दंत क्षय क्या होता है? दांतों का टूटना, दांत जो होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाना। किस प्रकार से? जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मुख की या माउथ की सफाई नहीं करता, दांतों की सफाई नहीं करता है, तो माउथ का जो वातावरण है कैसा होता है? वैसे क्षारीय होता है। लेकिन खाद्य पदार्थ के कलेक्ट होने से कई प्रकार के जीवाणु माउथ में लग जाते हैं और उनका माउथ का वातावरण जो होता है अम्लीय हो जाता है। प्रश्न क्या बनता है? और वातावरण अम्लीय होने से क्या होता है? वातावरण जब अम्लीय होता है तो दांतों को, अम्ल जो होते हैं भाई ताजमहल को नहीं छोड़ दे, वो ताजमहल को ही संक्रमित करते हैं। और अम्लीय वर्षा जो है वह ताजमहल का कैंसर इसलिए तो कहलाती है। और दांतों का जो क्षति पहुंचाता है वह भी अम्लीय होता है। किस में बनता है? माउथ में बनता है। प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि दंत क्षय कब प्रारंभ होता है? जब माउथ का पीएच कितना हो जाए? तो जब माउथ का या मुख का पीएच कितना हो जाए? 5.5, 5.5 से कम हो जाता है ना, तो दांत जो होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, दांतों को नुकसान होने लग जाता है, दांत टूटने लग जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। और दंत क्षय को दूर करने के लिए रोजाना दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, कोलगेट करनी चाहिए। तो कितना पीएच से कम हो? 5.5 से कम होने पर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा अम्लीय वातावरण माउथ में हो जाता है और दांत जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नेटल। नेटल के विपरीत प्रकृति का पौधा कौन सा है? नेटल एक पौधा है, पादप है, इसके विपरीत प्रकृति का पौधा है। प्रश्न ऑप्शन आपके खूब सारे पौधे दिखेंगे,
4 पौधे तो दिखेंगे ना कम से कम ऑप्शन में। तो नेटल के विपरीत प्रकृति का पौधा कौन सा है? पौधा है, नेटल के विपरीत प्रकृति का पौधा कौन सा है? तो आंसर आएगा नेटल के विपरीत प्रकृति का पौधा है डाक की पत्तियां। क्या आ गया भाई? डाक। डाक जानते हो क्या होता है? डाक देखो दोनों के विपरीत प्रकृति का कैसे ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, नेटल जो होता है एक पौधा होता है, इसकी पत्तियों पर कांटे लगे होते हैं ऐसे। इसकी पत्तियां जो होती हैं इस प्रकार की पत्तियां होती हैं इसकी नेटल की, और यहाँ जो है ना इनके कांटे लगे होते हैं। ये जब भी कोई व्यक्ति इनको स्पर्श करता है तो ये कांटे चुभ जाते हैं और बहुत अधिक दर्द व जलन होता है। दर्द एंड जलन होता है। क्यों होता है भाई? नेटल के पौधे की पत्तियों का कांटा चुभने पर दर्द व जलन क्यों होता है? ठीक है भाई, इन कांटों में ये जो कांटे जो होते हैं ना वो एक एसिड स्रावित करते हैं। इस एसिड का नाम भी क्या है? मेथेनोइक। जो चींटियों के डंक में होता है वही इस नेटल के पौधों की पत्तियों में भी ये डंक, ये एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो मेथेनोइक अम्ल यानी कि नेटल के पौधे की प्रकृति तो होती है अम्लीय, और अब ये है कांटा जब चुभ जाता है ना तो डाक इसके पौधे के पास ही उगा रहता है। एक और पादप डाक है, इसमें इसकी पत्तियां जो होती है ना वो क्षारीय प्रकृति की होती है। जब भी इसका कांटा चुभ जाए तो डाक की पत्तियां वो अपने हाथ पे रगड़ सकता है, और दर्द जो है अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे ना तो लवण व जल बन जाएंगे और आपको चिरमिराट बंद हो जाएगा, आपकी जलन बंद हो जाएगी, आपका दर्द बंद हो जाएगा। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था कि नेटल के पौधों की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल है। और इसकी विपरीत प्रकृति का पौधा कौन सा है? डाक, जिसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। याद रखना। नेक्स्ट बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को याद होंगे, फिर भी मेरे को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताए आपके एग्जाम में पूछ लें और आप कहें सर प्रश्न आपकी क्लास में नहीं थे, तो अब होंगे ये प्रश्न। देखिए इन प्रश्नों को और देख लीजिए आप। बेकिंग सोडा किसे कहेंगे? दोनों प्रश्न पूछते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, बहुत सारे हैं सोडे, लेकिन मैं कुछ कॉमन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बता रहा हूं। बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा जो है उसका क्या नाम है? खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। बेकिंग सोडा खाने का सोडा कहलाता है, और खाने का सोडा जो होता है वो उसको मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, 3 तरीके भी हो सकते हैं कि मीठा सोडा कौन सा कहलाता है। तो ऑप्शन में बेकिंग सोडा हो सकता है, वह मीठा सोडा कहलाता है। दूसरा प्रश्न, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र क्या है इसका? NaHCO3। NaHCO3 यह क्या है? बेकिंग सोडे का सूत्र है। NaHCO3 निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा है, तो सूत्र ध्यान में रखना NaCO3। ठीक है, खाने का सोडा तो नाचेंगे ना, NaHCO3। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न, विरंजक चूर्ण, रंग उड़ाने वाला चूर्ण, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण किसे कहेंगे? विरंजक चूर्ण जो होता है कई बार ब्लीच वगैरह का, जिसको ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने के लिए एक पाउडर मिलाया जाता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो होता है उसका सूत्र क्या है? ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है? विरंजक का मतलब हो गया रंग उड़ाने वाला। चेहरे पे लगाएंगे चेहरा गोरा हो जाएगा, रंग हल्का करता है विरंजक चूर्ण। कपड़ों में डालेंगे तो कपड़े चमकने लग जाएंगे, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर कहता है। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर किसे कहेंगे? विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए नाम ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब कौन सा सिलेक्ट करें वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन बताना मेरे को जरूरी है। इनमें जो इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से वो बता रहा हूँ। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, हाइपो या ऑक्सीक्लोराइड।
सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। ये ध्यान में रखना, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, यह है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। नेक्स्ट, और धोने का सोडा, जानते हो धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, याद रखना जरूरी है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, कार में धो लो भाई और नेट की साड़ी पहन लो, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3, Na2CO3 डॉट कितने H2O, 10 जल के अणु, 10 जल के अणु पाए जाते हैं इसमें, 10 H2O। ये है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। आपने लगभग 21% देख चुके हैं। साधारण नमक का सूत्र आपको पता है, साधारण नमक किसे कहेंगे, आर्ट्स वाले ध्यान रखें, साइंस वाले तो फिर भी कर देंगे भाई। साधारण नमक कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड नाम तो सूत्र में लिख देता हूं। साधारण नमक या नमक जो घरों में काम में लेते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र हो गया NaCl और नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया, सोडियम क्लोराइड। याद कर लो, रट लो, क्योंकि इनको रटना जरूरी है, समझने वाली बात इसमें ज़्यादा नहीं है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, पूरा नाम तो आपको पता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहेंगे, ठीक है, तो आप बताएंगे जिप्सम। जिप्सम जो होता है उससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जिप्सम से। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका अर्ध हाइड्रेट होता है। जिप्सम जो होता है किसका है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। किसका है, कैल्शियम सल्फेट, ये ध्यान में रखना, कैल्शियम सल्फेट का है, हाइड्रोक्साइड का नहीं है। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट प्रश्न बनेगा बहुत बढ़िया यहाँ से। अगर ये है आपकी उन बुक्स में बहुत कम मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP ऑप्शन में मिल जाएगा। POP का पूरा नाम क्या है, P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, P फॉर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल के अणु पाए जाते हैं, तो आधा जल का अणु पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल के अणु पाए जाते हैं, आधा, 1/2, ठीक है। किससे बनता है, कैल्शियम सल्फेट। POP का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया, डॉट हाफ H2O, आधा जल का अणु। यह किसका सूत्र है, POP का सूत्र है। और कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसमें जिप्सम का क्या सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन 2 जल के अणु पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं अपन POP को। अर्ध हाइड्रेट का मतलब होता है आधा जल का अणु। आगे बात समझ में। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। ऊष्मा की सबसे अधिक चालक धातुएं कौन सी हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक चालक धातुएं कौन सी हैं, बताइए। देखें, सबसे अधिक ऊष्मा की, विद्युत की नहीं पूछ रहे हैं अपन, ऊष्मा की पूछ रहे हैं कि ऊष्मा की सबसे अधिक चालक धातुएं कौन सी हैं, तो ऊष्मा की सुचालक धातुएं, सर्वाधिक चालक धातुएं कौन सी हैं, बताइए। कॉपर व चांदी, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। सिल्वर व कॉपर, सिल्वर का मतलब चांदी होता है भाई, सिल्वर, चांदी और कॉपर, ये ऊष्मा की सर्वाधिक चालक धातुएं हैं। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण है, ऊष्मा की सबसे कुचालक धातुएं कौन सी है, कुचालक, जिसमें ऊष्मा का संवहन नहीं होता है, तो लेड या मरकरी, लेड, Pb एंड मरकरी। लेड को कहते हैं Pb और मरकरी को कहते हैं Hg, सिल्वर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं Ag, और चांदी या चांदी कॉपर को क्या कहते हैं Cu। लेड Pb और मरकरी Hg, ठीक है।
फिर ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, सबको पता है ये तो द्रव धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, मरकरी है, ये सब जानते हैं। पारा, पारा ये दो, मरकरी मिल सकता है, पारा मिल सकता है, या फिर Hg, आप ध्यान से देख लेंगे Hg प्रतीक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो द्रव धातु कौन सी है, मरकरी है, पारा या Hg, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न काफ़ी पुराना हो गया, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन बनने की संभावना राजस्थान पुलिस वगैरह में इनकी है। ज़्यादा बड़ी एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी धातु, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर, ये देखो प्रश्न अलग अलग हैं, ऐसी धातु जो, ये तो कमरे के ताप पर मिल जाएगी, जिनको हथेली पर रखने पर, ऐसी धातु जिनको हथेली पर रखने पर या मानव शरीर के टेम्परेचर पर, हथेली पर रखने पर पिघल जाएंगी, पिघल जाती हैं। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको अगर हम हथेली पर रख लें तो वह पिघल जाएंगी? तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपको मिले तो गैलियम मिले तो लिख देना गैलियम, और सीजियम मिले तो लिख देना सीजियम। गैलियम व सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हम हथेली पर रख लें तो वह क्या हो जाएंगी भाई, पिघल जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कमरे के ताप पर द्रव धातु मरकरी या पारा, ध्यान में रखना। लेकिन ऐसी धातुएं जिनको हथेली पर रखने पर वह पिघल जाती हैं या द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, तो कौन सी है, गैलियम व सीजियम। इनमें से कोई भी आप आंसर दे देना। नेक्स्ट, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान से देखना प्रश्नों को। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी अधातु, धातु आ गया तब तो आएगा मरकरी या पारा या Hg, ठीक है। और अधातु आ गया तो क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। क्या आ जाएगा भाई, ब्रोमीन जो है ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक और प्रश्न है, ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, जनरली धातुएं चमकीली होती हैं, अधातु ज्यादा चमकीली नहीं होती हैं, तो ऐसी अधातु जो चमकीली होती हैं उसका आंसर आ जाएगा क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, किसका रूप, अपरूप है, कार्बन का। नेक्स्ट और देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों से पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है या अधातु है? तो मैं अधातु जो होती है ना, उनको आप थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान में रखें कि ये तो अधातुएं हैं। कौन सी, कौन Sp, आंसर में ट्रिक क्या है, कौन Sp, कौन Sp, और एक और नाम उसमें जोड़ूंगा I, कौन SpI, कौन SpI है भाई, अधातु SpI है। अधातु यानी कि कार्बन अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर अधातु है, और फास्फोरस अधातु है, और आयोडीन अधातु है। तो कौन SpI, ये अधातुएं हैं। आपको सेलेक्ट करना पड़े कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। धातुओं को आप जनरली जानते हैं, लेकिन अधातु आप लोगों को सिलेक्ट करवाए तो इनमें आप लोग देख लीजिए कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, ये अधातुएं हैं। कॉमन प्रश्न है, आप ध्यान में रखेंगे। फिर 30वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है, 30, कौन सा, देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। कौन सा, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ये खूब बार प्रश्न आता है और साइंस वालों का भी गलत हो जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ये सूत्र के रूप में भी पूछा जाता है और रासायनिक नाम के रूप में भी पूछा जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का जो उदाहरण है वह कौन सा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड, ये ध्यान में रखना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड
एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड, ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यह उभयधर्मी ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है एक्वारेजिया, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया देखिए, एक्वारेजिया जो है इसको एक और नाम पूछ लेते हैं रॉयल जल। रॉयल जल क्या है, या रॉयल जल का सूत्र क्या होता है, इसमें क्या होता है रॉयल जल। फिर एक और पूछ लेते हैं अम्लराज। अम्लराज, ये तीन चीजें हैं। अम्लराज किन किन अम्लों से मिलकर बनता है, एक्वारेजिया किन किन अम्लों से मिलकर बनता है, और रॉयल जल किन किन अम्लों से मिलकर बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इनमें दो अम्लों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो HCl और दूसरा HNO3, ये ध्यान में रखेंगे। HCl व HNO3, HCl तो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। तो HCl व HNO3 जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, एक्वारेजिया बनाने में। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि HCl की जो अनुपात लिया जाता है 3 और HNO3 का 1, यानी कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 जो है वह मिलकर के क्या कहलाते हैं, एक्वारेजिया कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, एक्वारेजिया कहलाते हैं। यानी कि इसमें ये ध्यान में रखना HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, या तो ऐसे पूछ लेंगे तब आप ध्यान में रखेंगे 3:1 में, और अगर ऐसे पूछ ले HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात कितना होता है, तो आप बताएंगे 1:3। गलत हो जाता है कई बार, याद होते हुए भी हम ये ध्यान नहीं देते कि पहले HNO3 है या HCl है, उसी रूप में अपने को इसका रेशियो लिखना है। तो ये लगभग 30 प्रश्न आप लोगों को मैंने बताए हैं। अगली क्लास 30 प्रश्नों के लिए और लेके आऊँगा जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए। इसको बता देता हूँ मैं एक्वारेजिया के बारे में, यह बहुत अधिक तीव्र गालक है, मतलब तीव्र गालक है, लोहे को गला देगा तुरंत, सोने को गला देगा, प्लेटिनम जो धातु है उसको भी गला देता है, तीव्र गालक है, और प्लेटिनम जैसी कठोर धातु को भी ये गला देता है। तो तीव्र गालक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको रॉयल जल भी कहते हैं और अम्लराज भी कहते हैं। लेकिन आप ये मत समझ लेना, एक और प्रश्न देखो, मान लो कि अगर पूछ ले अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा, तो अम्लराज का मतलब अम्लों का राजा मत करना हिंदी में संधि विच्छेद करके या समास विग्रह करके। तो इसका अम्लों का राजा अलग है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। और किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति का सूचक जो है वो इसको ही माना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं साइंस के, कुछ प्रश्नों की चर्चा की है। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।